आज हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट के लिए यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा और इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि एक एक चीज आपको भली भांति समझ में आ जाए और इस चैप्टर से यदि कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाए तो परीक्षा में आपसे प्रश्न न छूटे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि यातायात क्या है, क्योंकि परिवहन, संचार और व्यापार में सबसे पहला चीज है कि परिवहन, और परिवहन यानी कि यातायात। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यातायात क्या है और उसके बाद जानेंगे कि यातायात के साधन से आप क्या समझते हैं। तो यातायात कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि यदि हम लोग किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे ही हम लोग यातायात कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी साधन के माध्यम से जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल के माध्यम से जा रहे हैं, साइकिल के माध्यम से, कार के माध्यम से, तो उसे हम लोग यातायात के साधन कहते हैं। तो यातायात कहने का मतलब और यातायात के साधन कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना यातायात कहलाता है, लेकिन किसी साधन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उसे यातायात का साधन कहते हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि यातायात के साधन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधनों को यातायात का साधन कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यातायात का साधन क्या है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। या तो कोई वस्तु या तो कोई व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी साधन के माध्यम से जा रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यातायात का साधन कहते हैं। अच्छा, अब यातायात के साधन का प्रमुख महत्व क्या है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग कृषि कार्य में भी होता है, कृषि उद्योग में भी होता है तथा व्यापार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि जहां पर व्यापार होता है तो वहां सामान को, वस्तु को, जो उत्पादित वस्तु होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यातायात के साधन का ही उपयोग किया जाता है। या फिर कोई कृषि उद्योग है, जैसे गन्ना को हमको चीनी मिल में पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे, ट्रक का उपयोग करेंगे। तो जो ट्रैक्टर हो गया, जो ट्रक हो गया, वह क्या है, तो वह यातायात के साधन है। तो इसी तरह से यातायात के साधन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, अब चलिए हम लोग दूसरे महत्व को देखते हैं कि यातायात के साधन के दूसरा महत्व क्या है। तो दूसरा महत्व हो जाएगा कि यातायात के साधन से समय का काफी बचत होता है। समय का बचत यह तो बहुत ही आम बात है भाई, आप लोग जानते होंगे। अगर आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, इस तरह से आप लोग समझिए कि अगर आपको 5 किलोमीटर घर से दूर कहीं जाना है, अगर आप लोग पैदल जाएंगे तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में हो सकता है कि 2 घंटा का समय लग जाए। लेकिन अगर आप यातायात के साधन के माध्यम से जा रहे हैं, यानी कि अगर साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, यानी कि इस इससे समय का बहुत ज्यादा बचत होता है। तो दूसरा प्रमुख महत्व यही हो जाएगा कि यातायात के साधन से समय का बचत होता है। उसके बाद तीसरा, यह देश के विभिन्न भागों में बाढ़, भूकंप, सूखा के समय तत्काल सहायता पहुंचाता है। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर बाढ़ आ गया है, अगर दिल्ली से कहीं पर किसी को जाना है तो उस बाढ़ में राहत कार्य के लिए तो वहां पर जाने में उसको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन वहीं अगर यातायात के साधन का उपयोग करके जाता है तो तुरंत वहां पर पहुंच सकता है और पहुंच करके लोगों का मदद कर सकता है।
यानी कि जो यातायात के साधन होते हैं वह आपदा के समय में भी तत्काल सहायता पहुंचाता है। उसके बाद चौथा, देश की सीमा सुरक्षा में अहम योगदान होता है। अब आप लोग जानते होंगे कि जो सैनिक होते हैं वह भी गाड़ी का उपयोग करते हैं और कहीं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो गाड़ी के माध्यम से भी जाते हैं। यानी कि जो यातायात के साधन हैं वह देश की सीमा सुरक्षा में भी अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यातायात के बारे में और यातायात के साधन के बारे में और यातायात के साधन के कौन कौन से प्रमुख महत्व हैं इसके बारे में आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो अब आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि भारतीय रेल की विशेषताओं को लिखें। यह वाला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हर हाल में आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारतीय रेल की विशेषता कौन कौन सी है। तो चलिए हम लोग भारतीय रेल की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि रेल की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला होगा कि दो बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया गया। यानी कि चाहे दो बड़े महानगर हों या फिर दो बड़े शहर हों, दोनों के बीच दूरी को कम कर देता है कौन? भारतीय रेल, क्योंकि बहुत जल्दी यात्रा करवाता है और लोगों को एक से दूसरे जगह पर बहुत जल्दी पहुंचा देता है। तो सबसे पहला विशेषता तो आप लोग समझ गए और इसका जीता जागता उदाहरण कौन सा है? राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है। क्योंकि यह जो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस बहुत सुपर फास्ट चलने वाली ट्रेन है। लेकिन अब तो बुलेट ट्रेन निकल गया है जिससे और भी जल्दी से समय को बचत किया जा सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। तो पहला विशेषता आप लोग समझ गए। दूसरा विशेषता है कि ट्रेन दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा कवच का प्रयोग। यानी कि जो ट्रेन है वह दुर्घटना को बहुत हद तक कम कर देता है। अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं, बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, तो कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर दुर्घटना का संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो वह दुर्घटना को कम कर देता है। यानी कि बहुत कम चांस है कि आपका दुर्घटना हो, क्योंकि जो रेल है वह दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा का कवच माना जाता है। तो दूसरा विशेषता भी आप लोग समझ गए। अब उसके बाद तीसरा है कि दिल्ली एवं कोलकाता में मेट्रो रेल का परिचालन किया गया। ताकि मेट्रो रेल का परिचालन इसलिए होता है क्योंकि अगर शहर के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रहे तो वह मेट्रो का उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से दिल्ली एवं कोलकाता में, क्योंकि दिल्ली भी महानगर है और कोलकाता भी महानगर है, तो दिल्ली एवं कोलकाता में मेट्रो रेल का परिचालन किया गया ताकि लोगों को शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो। उसके बाद चौथा, विश्व की सबसे अधिक विद्युत से चलने वाली ट्रेन रूस में चलती है, जबकि दूसरा स्थान भारत का है। पहले आप लोग जानते होंगे कि जो ट्रेन था वह कोयला से चलता था। कोयला से कैसे चलता था? वाष्प के द्वारा, ठीक है, जिसको वाष्प इंजन बोला जाता था। लेकिन अब आप लोग जानते होंगे कि जो ट्रेन है वह दो तरीके से चलता है, एक तो डीजल पर चलता है और दूसरा विद्युत से चलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्युत से चलने वाला ट्रेन सबसे ज्यादा रूस में है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत ही आता है। यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत ट्रेन रूस में चलता है और दूसरे स्थान पर भारत का नंबर है। तो यहाँ पर चौथा विशेषता आप लोग समझ गए। उसके बाद पांचवा है कि माल ढुलाई के लिए बैग एवं कंटेनर की व्यवस्था है। यहाँ पर बैग हो जाएगा, बैंगल लिखा गया है, बैग हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में लगेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सामान, यानी कि अगर कोई माल ढुलाई हमको करना है, अगर कोई सामान हमको बहुत बड़े मात्रा में यहाँ से वहाँ तक ले जाना है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो ट्रेन में कंटेनर की व्यवस्था होती है या फिर लगेज की व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से आप लोग कितना भी ज़्यादा सामान हो उसमें रख दीजिए, आपका सामान एक शहर से दूसरे शहर तक आराम से चला जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय रेल की प्रमुख विशेषता के बारे में हम आपको बताए, जो कि 5 महत्वपूर्ण विशेषता था, जिसके बारे में हम आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारतीय रेल की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, तो इसके बारे में आप लोग अब बड़े आराम से लिख देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि संचार क्या है। संचार, आप लोग मोबाइल से एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसी को तो संचार कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम अपने संदेशों को कहीं दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं और कहीं दूसरे जगह का संदेश हमारे पास पहुंच रहा है, तो उसे ही हम लोग संचार कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि संदेशों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संदेशों का
आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर संचार को पहुंचाना और दूसरे जगह से संचार को हमारे पास लाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। जैसे मोबाइल, मोबाइल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अगर एक जगह से दूसरे जगह बात करना रहे, कुछ भेजना रहे, तो वहां आराम से मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। तो मोबाइल संचार का सबसे प्रमुख साधन है। उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद टेलीविजन, उसके बाद रेडियो। यानी कि मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, यह सभी साधन संचार का सबसे उत्तम साधन है। तो उम्मीद करते हैं कि संचार के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में संचार के बारे में अक्सर पूछ दिया जाता है, तो अब आप लोग जरूर लिख लेंगे। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण पर प्रकाश डालें। यानी कि भारत में सड़कों का वितरण किस प्रकार से है और भारत में कितने तरह के सड़क पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से लिखना है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम आपको सड़क के बारे में समझाते हैं। भारत में सड़कों के विकास का पहला प्रमाण हड़प्पा की सभ्यता को मिला था। सड़कों का महत्व प्राचीन काल से रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां सर्वाधिक सड़कों का जाल विश्व भर में है। भारत में 2 प्रकार की सड़कें पाई जाती है। भारत के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा सड़क है। ऐसे भी अब आप लोग देखते होंगे अपने जहां पर आसपास रहते हैं कि सड़क बहुत तेज गति से बनाया जा रहा है या फिर मरम्मत किया जा रहा है, क्योंकि भारत में सड़कों का जाल विश्व भर में सबसे ज़्यादा है। यानी कि सबसे ज़्यादा सड़क भारत में ही पाया जाता है। और भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के सड़क पाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है पक्की सड़क और दूसरा होता है कच्ची सड़क। पक्की सड़क और कच्ची सड़क दोनों आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। कच्ची सड़क यानी कि मिट्टी का सड़क, जिसको सिर्फ अलंग बोलते हैं, और पक्की सड़क के बारे में आप लोग जानते होंगे जो कि पक्की होता है, ठीक है, या तो कंक्रीट से या फिर गिट्टी और जो अलकतरा होता है, इस प्रकार से बनाया जाता है। तो पक्की सड़क और कच्ची सड़क क्या है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। पक्की सड़क का विस्तार सर्वाधिक देश के महाराष्ट्र क्षेत्रों में हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो पक्की सड़क का विस्तार है वह भारत में महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके निर्माण में सीमेंट का उपयोग किया जाता है, और उसके बाद फिर कोलतार, जिसको कि अलकतरा बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। और पक्की सड़क का विस्तार प्रायः शहरों में किया जाता है, लेकिन अब गांव में भी पक्की सड़क बहुत धड़ल्ले से बनाया जा रहा है, बहुत जोर शोर से बनाया जा रहा है, ताकि हर एक गांव को सड़क के साथ जोड़ दिया जाए। तो पक्की सड़क के बारे में आप लोग समझ गए। पक्की सड़क भारत में सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में है, तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद कच्ची सड़क के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कच्ची सड़क का विस्तार देश के उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। यानी कि अगर आप लोग उड़ीसा तरफ जाएंगे तो वहां पर कच्ची सड़क सबसे ज्यादा मिलेगा। इसका निर्माण प्रायः गांवों में किया जाता है, और बरसात के दिनों में इससे अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में मिट्टी जो है वह पानी के साथ मिल करके फूल जाता है और उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से बरसात के दिनों में कच्ची सड़क पर चलना अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि सड़क घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में दर्शाया जाता है, और हमारे देश में सभी जगह सड़कों का विस्तार एक समान नहीं है। गंगा के समतल मैदानी भाग में सड़क का विस्तार ज़्यादा है। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमारे देश में सड़क का विस्तार कहाँ पर ज़्यादा है, तो गंगा के समतल मैदानी भाग में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिख दिए हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान में सबसे बड़ा एनएच कहने का मतलब क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। एनएच कहने का मतलब नेशनल हाईवे होता है। तो वर्तमान में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वह NH 44 है। ध्यान रखिएगा, NH 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा आप लोग, NH 44 वर्तमान में सबसे बड़ा हाईवे है, जिसकी लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर। तो यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सड़क के विस्तार के बारे में तो आप लोग समझ गए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको 2 प्रकार के सड़कों के बारे में ध्यान रखना है, पक्की सड़क और कच्ची सड़क।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न प्रकार के सड़कों का वर्णन करें। यानी कि भारत में कितने प्रकार के सड़क पाए जाते हैं, सभी प्रकार के सड़कों के बारे में विस्तार रूप से वर्णन करना है। तो इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि अगले क्लास में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पूरे विस्तार से इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं सभी को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि एक एक प्रश्न आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर जितना भी हम पढ़ाए भली बात समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।